आज का हमारा विषय है शादी। और खासतौर पर एक अंग्रेजी माहौल वाली शादी में कैसे बात करें, क्या कहें। हाँ, हमारे एक श्रोता ने कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भेजे हैं। YouTube वीडियो है, बिगनर्स के लिए स्क्रिप्ट्स है, सब कुछ इसी बारे में है। तो आज हम इन सभी स्रोतों से वो सबसे जरूरी बातें निकालने वाले हैं जो किसी को भी शादी में बातचीत करने में मदद कर सकती है। मतलब शब्दावली से लेके भाषण देने की कला तक सब कुछ। बिल्कुल। और ये सिर्फ शादी में काम आने वाली बात नहीं है, है ना? ये तो किसी भी बड़े थोड़े अनजान सामाजिक कार्यक्रम में आत्मविश्वास से हिस्सा लेने की तैयारी जैसी है। सही बात है। ये स्रोत दिखाते हैं कि लोग कैसे तैयारी करते हैं। कुछ लोग शब्द रटते हैं, कुछ कहानियां तैयार करते हैं और कुछ सीधी सादी सलाह खोजते हैं। ये एक तरह से बातचीत की कला सीखने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है। तो चलिए सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं। शब्दावली मतलब कौन क्या है। इंग्लिश स्किल्स मास्टरी और स्मैशिंग इंग्लिश के वीडियो में इस पर काफी जोर दिया गया है। जाहिर है सबसे पहले आते हैं ब्राइड, दुल्हन, और ग्रूम यानी दूल्हा, और उनके ठीक साथ खड़ी होती है उनकी टीम। दुल्हन की सबसे खास सहेली या बहन उसे मेड ऑफ ऑनर कहते हैं, और दूल्हे के सबसे खास दोस्त को बेस्ट मैन। बेस्ट मैन। मुझे हमेशा से ये शब्द बड़े दिलचस्प लगे हैं। इनमें एक जिम्मेदारी का एहसास है। इनके अलावा बाकी सहेलियों को ब्राइड्समेड्स और दोस्तों को ग्रूम्समैन कहा जाता है। हाँ, और शादी से पहले भी तो कई कार्यक्रम होते हैं। सब कुछ शुरू होता है प्रपोजल से, जब शादी का प्रस्ताव रखा जाता है, फिर एंगेजमेंट यानी सगाई, हाँ, और फिर आता है वेडिंग सेरेमनी, विवाह समारोह, और उसके बाद वेडिंग रिसेप्शन, जो शादी के बाद की बड़ी पार्टी होती है। हाँ वही। पर यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सांस्कृतिक बात सामने आती है। बिल्कुल। एक स्रोत साफ तौर पर कहता है कि ये जो शब्दावली है ना, ये ज्यादातर पारंपरिक ब्रिटिश शादियों पर आधारित है। अच्छा। हाँ, मतलब हर अंग्रेजी बोलने वाले देश में ये शब्द एक ही तरह से इस्तेमाल नहीं होते। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई अमेरिकी शादी में मान लीजिए कोई ब्रिटिश शब्द इस्तेमाल कर दे तो शायद लोग थोड़ा चौंक जाएंगे। हाँ, हो सकता है। जैसे दूल्हे की बैचलर पार्टी के लिए ब्रिटिश अंग्रेजी में स्टैग डू शब्द है। स्टैग डू। हाँ, स्टैग डू, जबकि अमेरिकी अंग्रेजी में उसे बैचलर पार्टी कहते हैं। इसी तरह दुल्हन की पार्टी को ब्रिटेन में हेंडू कहते हैं। हेंडू। ये छोटे छोटे फर्क दिखाते हैं कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, वो संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और इंग्लिश स्किल्स मास्टरी वाला वीडियो इन शब्दों को रटाता नहीं है, वो एक कहानी के जरिए समझाता है। हाँ, ग्रेस वाली कहानी। हाँ, उसमें ग्रेस नाम की एक लड़की अपनी दोस्त की शादी में जाती है और हम उसके अनुभव के साथ साथ ये सारे शब्द सीखते हैं, जैसे दुल्हन का बुके फेंकना, फूलों का गुलदस्ता। हाँ, जब आप किसी को वो करते हुए देखते हैं तो शब्द अपने आप याद रह जाता है हैं। और वो हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें मुख्य लोग और कार्यक्रम पता चल गए हैं तो शादी वाले दिन पर चलते हैं। उस दिन के भी कुछ खास पल होते हैं जिनके अपने नाम हैं, जैसे दुल्हन का अपने पिता के साथ गलियारे से चलकर वेदी तक जाना, उसे कहते हैं वॉक डाउन द आयल। हाँ। और इसी से जुड़ी एक और बहुत भावनात्मक रस्म है, पिता का गिविंग द ब्राइड अवे। इसका शाब्दिक अनुवाद तो होगा दुल्हन को दे देना, पर भाव बहुत गहरा है। हाँ, ये एक तरह से जिम्मेदारी का हस्तांतरण है, एक परिवार से दूसरे परिवार में। बहुत ही प्रतीकात्मक क्षण है। और फिर आती हैं शादी की कस्में। एक स्रोत में मुझे एक बड़ी मजेदार बात पता चली। क्या? हम सब फिल्मों में दूल्हा दुल्हन को आई डू कहते हुए सुनते हैं, है ना? हाँ, हमेशा। लेकिन एक स्रोत बताता है कि कई ब्रिटिश शादियों में इसकी जगह आई विल भी कहा जाता है। ये तो मुझे बिल्कुल नया लगा। हाँ, ये एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। वहां सवाल अक्सर विल यू टेक दिस पर्सन से शुरू होता है, तो उसका तार्किक जवाब आई विल ही होगा। अच्छा। और यहीं पर वो हिंदी अंग्रेजी स्क्रिप्ट वाला स्रोत काम आता है। वो इन सब बारीकियों में नहीं जाता। वो उन लोगों के लिए है जो बस मेहमान बनकर गए हैं और बातचीत का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब एक तरह की सोशल सर्वाइवल गाइड। बिल्कुल। तो उसमें किस तरह के वाक्य हैं? बहुत ही सीधे और काम के वाक्य। मान लीजिए कोई रस्म चल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप बस पूछ सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है? हाँ, या अगर आप बस माहौल की तारीफ करना चाहते हैं तो कह सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन। यह एक खूबसूरत समारोह है। ये तो बहुत काम की चीज है। आपको चुपचाप कोने में खड़े रहने से बचाती है। बिल्कुल। अच्छा, शादी के दिन से जुड़ी एक और बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो है वेडिंग ब्रेकफास्ट। शादी का नाश्ता। हाँ, पर मजे की बात यह है कि ये नाश्ता होता ही नहीं है। हाँ, ये आमतौर पर दोपहर या शाम का खाना होता है। तो फिर इसे ब्रेकफास्ट क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक बहुत पुरानी परंपरा है।
माना जाता है कि ये शादीशुदा जोड़े के रूप में उनका पहला भोजन होता है, तो वे एक तरह से अपने नए जीवन का उपवास तोड़ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये ब्रेकफास्ट है। हाँ, बिल्कुल वही। मतलब शादी का नाश्ता रात के 8 बजे भी हो सकता है। ये तो कमाल की बात है। मुझे लगा था ये बस एक मजाक है। नहीं, इसके पीछे एक वजह है। कई बार भाषा के ऐसे पुराने नियम आज भी जिंदा रहते हैं। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो कई लोगों के लिए सबसे ज्यादा घबराहट वाला होता है, भाषण देना। ओहो। श्रोता ने एक वीडियो भेजा है जो पूरी तरह से इसी पर है। इसमें शादी में भाषण देते समय की जाने वाली 5 आम गलतियों के बारे में बताया गया है। और ये सलाह सिर्फ शादी के भाषण के लिए नहीं है, ये किसी भी तरह की पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक मास्टर क्लास जैसी है। बिल्कुल। पहली गलती है बहुत लंबा भाषण। वीडियो बनाने वाले का एक वाक्य मुझे बहुत पसंद आया। ये एक भाषण है, बंधक बनाने की स्थिति नहीं। सलाह ये है कि भाषण को 5 मिनट या लगभग 750 शब्दों तक ही रखें। और ये सही भी है। ये बाकी बोलने वालों के प्रति असम्मान भी है। सोचिए अगर आपसे पहले कोई 20 मिनट तक बोलता रहे, तो जब आपकी बारी आएगी तब तक तो दर्शक थक चुके होंगे। हाँ, एक तरह की चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। बिल्कुल। दूसरी गलती, बहुत ज्यादा अंदरूनी मजाक। ओह, ये बहुत होता है। भाषण ऐसा होना चाहिए जो हर किसी को समझ आए, उस मेहमान को भी जो दूल्हा दुल्हन के अलावा किसी को नहीं जानता। वीडियो में एक शानदार सलाह दी गई है, हमेशा उस +1 मेहमान के लिए लिखें जो किसी को नहीं जानता। अच्छा। अगर उसे आपका मजाक समझ आ गया तो समझ लीजिए सबको आ जाएगा। ये अच्छी टिप है। इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई पर्सनल कहानी नहीं सुना सकते, बस उसे थोड़ा सा संदर्भ दे दें। सही। तीसरी गलती, और ये बहुत आम है, सिर्फ बताना, दिखाना नहीं। मतलब ये मत कहिए कि टोनी एक अच्छा इंसान है, ये बहुत उबाऊ है। इसके बजाय वो किस्सा सुनाए जब टोनी ने टूटी हुई लिफ्ट के बावजूद 5वीं मंजिल तक आपका सामान पहुंचाने में आपकी मदद की थी। हाँ, कहानियां हमेशा ज्यादा असरदार और यादगार होती हैं। और उनमें स्वाभाविक रूप से हास्य आ जाता है ना। आपको इंटरनेट से चुटकुले सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। असल जिंदगी के पल ज्यादा मजेदार होते हैं। चौथी गलती, दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक को पूरी तरह भूल जाना। हाँ, ये भी होता है। बेस्ट मैन अपने दोस्त के बारे में इतना कुछ बोल जाता है कि दुल्हन का जिक्र सिर्फ आखिरी में होता है। ये बहुत बड़ी गलती है और स्रोत में इस पर एक बहुत समझदारी भरी सलाह दी गई है, खासकर उस स्थिति के लिए जब आप अपने दोस्त के जीवन साथी को ज्यादा पसंद नहीं करते। अच्छा, तो क्या करें? आपको लंबी चौड़ी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, बस एक अच्छी सच्ची बात कह दें। जैसे, हम दोनों शायद हर बात पर सहमत ना हो, लेकिन हम दोनों एक बात पर जरूर सहमत हैं कि सोनिया एक बेहतरीन इंसान है। वाह, ये तो बहुत ही सुलझी हुई सलाह है। ईमानदार भी है और सम्मानजनक भी। कमाल है ना? हाँ, ये सामाजिक समझ का एक बेहतरीन उदाहरण है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो मुझे सबसे यादगार लगा। वो 5 चीजें जिनका जिक्र भाषण में कभी कभी भी नहीं करना चाहिए। इन्हें 5P का नियम कहा गया है। 5P? ये तो हर किसी को अपने दिमाग में छाप लेना चाहिए। पहला P है प्रोफेनिटी, यानी अपशब्द या गाली गलौज। हाँ। दूसरा P है पूप। क्या? पूप यानी मल मूत्र से जुड़ी कोई भी कहानी। वीडियो बनाने वाला मजाक में कहता है कि दस्त की कहानियां शायद दोस्तों के बीच में मजेदार लगें, लेकिन खाने की मेज पर बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है। और फिर उसने बताया कि कैसे उसके अपने पिता ने उसकी शादी में उसके बचपन की एक पूप वाली कहानी सुना दी थी। अरे बाप रे, सोचकर ही डर लगता है ये P वाला नियम उन्होंने अपने निजी अनुभव से ही बनाया है। लगता तो यही है, एक सबक जो उन्होंने बहुत मुश्किल से सीखा होगा। तीसरा P है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, यानी उल्टी। कारण वही है, खाने के समय ऐसी बातें सुनना किसी को पसंद नहीं। चौथा P है पास्ट पार्टनर्स, पुराने प्रेमी या प्रेमिका। हाँ, किसी भी हाल में, किसी भी मजाक में उनका जिक्र ना करें। ये ना तो दूल्हा दुल्हन के लिए अच्छा है, नहीं आपके लिए। माहौल बहुत अजीब हो सकता है। बिल्कुल। और आखिरी और 5वां P है पॉलिटिक्स, राजनीति। भले ही आपको लगे कि कमरे में सब आपकी बात से सहमत होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। राजनीति माहौल को गंभीर और असहज बना सकती है। ये जश्न का समय है, बहस का नहीं। ये 5P का नियम वाकई बहुत काम का है। ये एक तरह से भाषण का क्या न करने वाला संविधान है। बिल्कुल। अच्छा, भाषण के अलावा भी चीजें गलत हो सकती हैं। एक स्रोत में कुछ ऐसे मजेदार मुहावरे भी हैं जो तब इस्तेमाल होते हैं जब शादी में कुछ गड़बड़ हो जाती है।
हाँ, क्योंकि भाषा सिर्फ खुशी और जश्न को ही नहीं बल्कि एक इतने बड़े फैसले से जुड़े डर और चिंताओं का भी तो दिखाती है। जैसे एक बहुत आम मुहावरा है, टू गेट कोल्ड फीट। शादी से ठीक पहले घबराना। हाँ, पीछे हटने का सोचना। ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद बहुत लोग गुजरते होंगे। और इससे भी ज्यादा गंभीर स्थिति के लिए एक शब्द है, टू बी जिल्टेड एट द ऑल्टर। इसका मतलब है जब दूल्हा या दुल्हन शादी के दिन वेदी पर आए ही नहीं। हाँ, कोल्ड फीट एक अंदरूनी घबराहट है, लेकिन जिल्टेड होना एक सार्वजनिक अपमान और दिल टूटने की घटना है। और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है, रनअवे ब्राइड। ऐसी दुल्हन जो शादी से भाग जाती है। इस पर तो एक मशहूर फिल्म भी है। बिल्कुल। इन शब्दों का भाषा में होना ही ये दिखाता है कि ये स्थितियां चाहे कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो, हमारी सामाजिक चेतना का हिस्सा हैं। बिल्कुल। ये मुहावरे हमें याद दिलाते हैं कि शादी एक बहुत बड़ा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कदम है। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है। तो आज हमने शादी से जुड़ी अंग्रेजी शब्दावली से लेकर एक असरदार भाषण देने के नुस्खों तक बहुत कुछ सीखा। और ये भी देखा कि जब चीजें योजना के अनुसार न चलें तो उसके लिए भी भाषा में खास शब्द मौजूद हैं। ये वाकई एक पूरी दुनिया है। अंत में ये सभी स्रोत, चाहे वो सलाह देने वाले वीडियो हों, कहानियां हों या भाषा सिखाने वाले स्क्रिप्ट, सबका एक ही लक्ष्य है। क्या? लोगों को एक बड़े और भावनात्मक सामाजिक कार्यक्रम में आत्मविश्वास देना। ये हमें बातचीत करने के लिए एक ढांचा देते हैं ताकि हम सिर्फ दर्शक बनकर न रह जाएं, बल्कि उस जश्न का हिस्सा बन सकें। और अब हमारे श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन सभी स्रोतों में ज्यादातर पश्चिमी या ब्रिटिश शादी के परंपराओं पर ध्यान दिया गया है। ये सोचना दिलचस्प होगा कि अगर किसी खास भारतीय शादी जैसे एक पंजाबी या एक तमिल शादी के लिए ऐसी ही एक सर्वाइवल गाइड बनानी हो तो वो कैसी दिखेगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। वहां भाषण देते समय किन 5 P से बचना होगा? क्या वहां भी यही नियम लागू होंगे या कुछ और जुड़ जाएगा? बिल्कुल। और वहां की खास रस्मों जैसे जूता छुपाई या हल्दी से जुड़े जरूरी शब्द क्या होंगे जिन्हें एक विदेशी मेहमान को सीखना चाहिए? सही बात है। शायद हर संस्कृति को अपनी एक सामाजिक गाइड की जरूरत होती है जो बाहर से आने वालों को उस खुशी में शामिल होने में मदद करे।